हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस सैंपल पेपर एडू गाइड के 5th सैंपल पेपर के सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि सिंपली एमसीक्यू के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले अगर आपने सैंपल पेपर 1, 2, 3, 4 का सॉल्यूशन नहीं देखा तो उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, देखो, मैच द टर्म ऑफ कॉलम 1 विथ दोज ऑफ कॉलम 2, यानी कॉलम 1 का कॉलम 2 के साथ सिंपली हमें मैच करना है। ठीक है, ए पार्ट में दिया है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स है, थर्मो रिसेप्टर्स है, फिर गस्ट्रो रिसेप्टर है, फिर उसके साथ साथ है फोटो रिसेप्टर है। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमें देखने को मिल रहा है। तो चलो, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है, वैसे इंडिकेटर्स जो सिंपली क्या होता है, स्मेल चेंज के बेसिस पे बताते हैं। तो इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं नोज से हमें लग रहा है, क्योंकि हम लोग स्मेल के थ्रू बता सकते हैं, तो नोज से पक्का इसका रिलेशन है, यानी कि 1 का थर्ड ये 100% हम कंफर्म है। तो ए ऑप्शन में दिख रहा है और डी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो। बी में है थर्मो रिसेप्टर्स का सिंपली डायरेक्टली किससे रिलेशन है, तो ये है कि आपको हीट कैसे महसूस होता है, तो आप फील करते हो, मतलब इसका कहीं ना कहीं रिलेशन है किसके, स्किन के थ्रू, यानी कि बी का 4 होना चाहिए। बी का 4 कौन सा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो कितना सिंपल फॉर्म में हमने इसका आंसर यहां पर दे दिया है। उसी टाइप से सी का, यानी कि गस्टैटो रिसेप्टर जो है उसका सिंपली किससे है, टंग से रिलेशन है, और जो फोटो रिसेप्टर है उसका आई से रिलेशन है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में आओ, देखो क्या, पैक्ड फूड आइटम्स मेड अप ऑयल एंड फैट्स आर जनरली फ्लश्ड विद द इनर्ट गैस एज सोन इन द इमेज। ठीक है, यहाँ पे किसका, लेज का सिंपली फिगर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सिंपली किससे है, अगर आप याद करो तो ये सारा का सारा रिलेशन है हमारा रैंसिडिटी वाले टॉपिक से। तो दिस इज डन, ये ऐसा क्यों किया जाता है, तो है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोरोजन, उसको कोरोजन होने से बचाने के लिए, नहीं कोरोजन से नहीं बचाने के लिए, बल्कि रैंसिडिटी से बचाने के लिए। तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड में है दे प्रोटेक्ट देयर फ्लेवर, हाँ फ्लेवर, ताकि खराब ना हो इसलिए, तो सेकंड तो हमारा सही है। थर्ड देखो, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बीइंग रैंसिड होने से बचाने के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ में है टू प्रोटेक्ट देयर टेस्ट, हाँ बिल्कुल, ये तीनों सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमारा सही है। और कुछ और है क्या, नहीं कुछ और नहीं है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो कितना सिंपल फॉर्म में इसका आप आंसर कर सकते हो। थर्ड पार्ट में चलो, द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना। कैसे है, बेरियम क्लोराइड है और वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, यानी कि बेरियम सल्फेट जो होता है वो एक्चुअल में वाइट प्रेसिपिटेट का हमें देखने को मिलता है। तो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कहीं से भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बल्कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बी पार्ट में देखो, अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड इज BaCO3, नहीं BaSO4 होगा। ठीक है, ये सिंपली एनसीईआरटी में इक्वेशन जो है वो मेंशन है। ठीक है, चलो सी पार्ट में देखो क्या है, द करेक्ट इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन BaCl2 बेरियम क्लोराइड, बिल्कुल, प्लस कॉपर सल्फेट लिखा हुआ है तो CuSO4, बिल्कुल ये भी सही है। व्हाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 का फॉर्मेशन करता है, बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डी में देख लो, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, नहीं ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो इस बेसिस पे डी तो नहीं होगा, यानी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ, देखो फोर्थ क्वेश्चन ना अच्छे तरीके से पढ़ियो, तो जाकर अच्छे तरीके से आप इसको समझ पाओगे। फोर्थ पार्ट में क्या है, अ कॉन्केव मिरर विथ अ 36 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्रिएट अ अपराइट इमेज, यानी कि ऊपर की तरफ इमेज बनाता है 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट पोजीशन डज द इमेज ऑक्यूपाई। अब आप बोलोगे हे भगवान सर, ये तो हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा, ये तो 5-10 मिनट का क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको याद हो तो कॉन्केव मिरर का सारा टोटल 6 आपने रे डायग्राम पढ़ रखा होगा उसके, जिसमें 5 रे डायग्राम में आपने देखा होगा कि जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड बनता है। कहाँ बनता है, इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, और क्या सिंपली कहाँ पे बनता है, तो वो हमें देखने को मिलता है बिहाइंड द मिरर, हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सॉरी किधर, सामने की तरफ। ठीक है, सामने की तरफ हमें देखने को मिलता है, क्या बोलते हैं यार उसका नाम भूल गया मैं।
ठीक है। यानी कि अगर आपको सिंपली बुक निकालो, आप एनसीईआरटी का बुक निकालो, वीडियो पॉज करो और देखो कॉनकेव मिरर का अगर आप देखो तो टोटल 6 रे डायग्राम देखने को मिलेगा, जिसमें 5 में सामने की तरफ बनता है, जिधर से रे गया उधर ही बनता है, रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन होता है। बस एक ही केस ऐसा है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो बिहाइंड द मिरर बनता है, उस केस में वो सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है, अपराइट बनता है। तो इस बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्योंकि अपराइट इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो एक ही इमेज बन सकता है जब वो बिहाइंड द मिरर बने। तो उस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देख रहे हो कितना खतरनाक तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ था। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया, किधर से क्वेश्चन आ गया, ये तो बनाना पड़ेगा, बहुत टाइम टेकिंग है, बट ये कुछ टाइम टेकिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। फिफ्थ पार्ट में चलो क्या है, योगिता वॉज ऑब्जर्विंग हर मदर वॉशिंग द क्लोथ, है ना। योगिता क्या देखती है, अपने मदर को ऑब्जर्व करती है कि उसकी मदर जो है वो सिंपली क्या है, क्लोथ को वॉश कर रही है। सी एडेड द डिटर्जेंट एंड वॉश द क्लोथ, वो उसमें डिटर्जेंट ऐड करती है और क्लोथ को वॉश करती है। ये सिंपली हम लोग देखते हैं, फिगर में भी आपको देखने को मिल रहा है। योगिता आस्क्ड हर टीचर हाउ डिटर्जेंट रिमूव ऑल द स्ट्रेन सो इजली। ठीक है, हर टीचर रिप्लाइड द सोप सॉल्यूशन रिजल्ट इन मिसल फॉर्मेशन दैट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ द डॉट। ठीक है, मतलब मिसल का फॉर्मेशन होता है, जो नीचे में आपको फिगर दिख रहा है वो एक्चुअल में क्या है, मिसल फॉर्मेशन का ही है, जिसमें पॉजिटिव एंड जो होता है वो अवे फ्रॉम द सेंटर चला जाता है और जो नेगेटिव टर्मिनल बीच में होल आपको दिख रहा है वो एक्चुअल में क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। द मिसल फॉर्मेशन इज सोन इन द गिवन फिगर, ये जो आपको सिंपली यहाँ पे फिगर दिख रहा है। चूज द करेक्ट रीजन, है ना, करेक्ट रीजन आपको चूज करना है फ्रॉम द फॉलोइंग विच हेल्प्स इन डॉट रिमूवल, जो कि डॉट रिमूवल में हेल्पफुल होता है। चलो पहला पार्ट देखो, आयोनिक इंड अट्रैक्ट ऑल ईच अदर टू रिमूव डॉट। आयोनिक पार्ट एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है रिमूव को डॉट को रिमूव करने के लिए, नहीं, केवल नेगेटिव पार्ट, है ना, नेगेटिव। आयोनिक पार्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो गया ना, तो ऐसा नहीं होता। फिर बी पार्ट में देखो क्या है, मिक्सचर ऑफ सोप सॉल्यूशन एंड द डर्ट इज अ हेवी एंड गेट्स रिमूव्ड। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता। फिर सी पार्ट में देखो, एक्यूमुलेशन ऑफ द डर्ट एट द सेंटर, हाँ बिल्कुल सेंटर पे ही डर्ट का एक्यूमुलेशन होता है ऑफ द मिसल्स एंड गेट वॉश्ड अवे फ्रॉम इट। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी में देख लो क्या है, डी को उसको नहीं छोड़ते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स कलेक्ट एट द सेंटर ऑफ द मिसल। ऐसा कुछ नहीं है कि सेंटर में जाकर सारा का सारा वहां पे क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस बेसिस पे सी ऑप्शन जो हमारा सही है। सिक्स पार्ट में आओ, सिक्स पार्ट में दिया है सेक्रेशन ऑफ द सर्टेन हार्मोन्स विच आर रेफर्ड टू एज सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, अच्छी बात है। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल चेंज इन द बॉडी ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स स्टार्टिंग एट द एज ऑफ 10 to 12। ठीक है, ईयर, ठीक है, अच्छी, जिसको एज ऑफ पुबर्टी बोलते हैं आप। ठीक है, सम कॉमन चेंजेस इंक्लूड्स द हेयर ग्रोथ, अंडर आर्म पिट्स, इन जेनिटल एरियाज, ऑयली स्किन, डेवलप ऑफ पिंपल एटीसी। हाँ ठीक है, दीज चेंजेस आर ड्यू टू द सेक्रेशन ऑफ विच हार्मोन। ठीक है, ये किसके मतलब किसके हार्मोन के बेसिस पे ये सिंपली बोलता है। ठीक है, सेक्रेशन ऑफ द सर्टेन हार्मोन विच आर रेफर टू द सेक्स हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ फिजिकल चेंज इन द बॉडी ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, देखो क्या है, हमें क्या देखने को मिलता है, ए ऑप्शन में है ऑस्ट्रोजोन फ्रॉम ओवरी, हाँ बिल्कुल ठीक है। टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम एडर्नल ग्लैंड, नहीं एडर्नल ग्लैंड नहीं, वो टेस्टेस से सिंपली रिमूव होता है ना, मतलब रिमूव बोल रहे हैं कि वो सिंपली सेक्रेट होता है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप। तो उस बेसिस पे आप देखो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि ऑस्ट्रोजोन जो है वो ओवरी से रिलीज होता है और टेस्टोस्टेरोन जो है वो टेस्टेस से सिंपली रिलीज होता है। ठीक है, एडर्नल ग्लैंड से तो नहीं होता है। सी पार्ट में दिया हुआ है कि एस्ट्रोजन जो है थायराइड ग्लैंड, मतलब कुछ भी दे दिया है। फिर फोर्थ में दिया एस्ट्रोजन फॉर एडर्नल ग्लैंड, मतलब कुछ भी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सेवेंथ पार्ट में देखो क्या है, व्हाट इज करेक्ट अबाउट द फॉलोइंग इक्वेशन। फॉलोइंग इक्वेशन में करेक्ट क्या है, जैसे एक तरफ आप देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है कि मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है और स्टार्टिंग में ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, बट
कुछ देर के बाद आप देख रहे हो कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। ये हमारा कौन सा है, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है सिंपली। तो मैग्नीशियम के पास 10 बचा और ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। और नीचे में लिखा भी है आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन है। तो ए ऑप्शन में देखो क्या है, ऑक्सीजन शुड बी रिप्लेस्ड बाय वाटर। वाटर कहीं कुछ भी दिख रहा है यार, वाटर का मॉलिक्यूल्स कुछ भी बकवास कर रहा है। बी पार्ट में देखो ऑक्सीजन शुड बी अ मॉलिक्यूलर O2 फॉर्म, ऑक्सीजन शुड बी अ मॉलिक्यूलर O2 फॉर्म। हाँ बिल्कुल, इसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। प्रोडक्ट वुड बी MgOH होल ट्वाइस, नहीं भाई, प्रोडक्ट वुड बी MgO2, नहीं MgO होता तो सही होता। देखो यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। कैसे होगा कि ऑक्सीजन जो है अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, कभी भी वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता, O2 के फॉर्म में। जैसे भी कभी भी अगर आप ऐड करते हो ऑक्सीजन को, लाइक आपको वाटर बनाना है तो H2 + O2 लिखते हो, ऐसा थोड़ी लिखते हो कि H2 + O, नहीं लिख सकते हो ना। तो ऑक्सीजन हमेशा कहाँ होता है, अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। तो ये जो ऊपर में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना कि Mg + O, इसका मतलब ये O आया कहाँ से है, तो O2 से सिंपली इनहेरिट हुआ है। ठीक है, इस बेसिस पर बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, 8 पार्ट में देखो, एन ऑब्जेक्ट इज पोजिशन्ड, ठीक है, 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस से कितना सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर दूर में हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, विद अ 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, जिसके बाद उसका फोकल लेंथ दिया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज क्रिएटेड बाय द लेंस इज करेक्ट। अब आपको अगेन फिर लगेगा कि सर हमें तो पेन उठाना पड़ेगा, हमें तो कॉपी लेना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा और तब जाकर बनाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो हमारे पास कौन सा है, कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस के पास प्रॉपर्टी होता है क्या, कि वो हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो ऑप्शन ए में है, तो ये तो सही हो गया। बी में देखो इमेज जो होता है हमेशा इरेक्ट यानी कि सीधा बनाता है, जबकि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा उल्टा बनाता है। ठीक है, अगर आप ऐसे समझना चाहो ना तो आप ऐसे मन में एक बार इस सारे कॉन्सेप्ट को भूल जाओ, बस मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनो। देखो क्या, जो कॉनकेव मिरर का इमेज का फॉर्मेशन होगा, सुनो मेरी बात, जो कॉनकेव मिरर इमेज का फॉर्मेशन करेगा वही कॉन्वेक्स लेंस फॉर्मेशन करेगा। तुम जाकर चेक कर सकते हो, कॉनकेव मिरर का इमेज का जो आपको फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और कॉन्वेक्स लेंस का दोनों सेम होगा। उसी टाइप से जो कॉन्वेक्स मिरर का होगा वही कॉनकेव लेंस का होगा, और वही हमसे पूछा हुआ है। तो वर्चुअल बनाता है, इरेक्ट बनाता है और डिमिनिश्ड बनाता है, यानी छोटू साइज का बनाता है। इस बेसिस पे बोल सकते हो कि तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, यानी ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 9th में देखो क्या है, गिवन फिगर shows that the current flowing is 3 एम्पियर। ठीक है, 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। देयर आर 4 रजिस्टर, तो यहाँ पे टोटल 4 रजिस्टर्स हमें देखने को मिल रहा है। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द 40 ओम रजिस्टर, तो 40 ओम रजिस्टर्स के थ्रू कितना करंट फ्लो करेगा इसके बारे में सिंपली हमें बताना है। ठीक है, तो कितना रेजिस्टेंस फ्लो करेगा इसके लिए तो हमें निकालना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं बोर्ड पे और सिंपली उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, 9th में सिंपली आपको दिया है गिवन फिगर शोज दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू इज 3 एम्पियर। ठीक है, देयर आर 4 रेसिस्टर्स, है ना, 4 रेसिस्टर्स आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। तो है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द 40 ओम रेसिस्टर, यानी कि इससे करंट कितना फ्लो करेगा सिंपली आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है, 3 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर और 4 एम्पियर। इसके बारे में सिंपली आपको बताना है कि कितना फ्लो करेगा। देखो कैसे हम लोग बताएंगे, यहाँ पर कुछ आपको पता करना है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ तो वहां पर करंट जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है, और अगर आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उस केस में वोल्टेज जो होता है क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। ये आपको याद रखना है, यानी कि ये दोनों किसमें है, सीरीज में है। तो अगर हम लोग यहाँ पे करंट देखें ना तो जितना करंट इसमें फ्लो करेगा उतना ही करंट इसमें फ्लो करेगा, है ना। उसी टाइप से अगर आप इसमें देखो तो जितना करंट इसमें फ्लो करेगा उतना ही करंट इसमें फ्लो करेगा, बट हमें निकालना होगा कि करंट कितना फ्लो करेगा। ठीक है, उसके लिए हमें इन दोनों का सबसे पहले क्या निकालना होगा, रेसिस्टेंस निकालना होगा। रेसिस्टेंस निकाल के वोल्टेज हमें निकालना होगा, और वोल्टेज के बेसिस पे सिंपली आप बता सकते हो। तो चलो एक एक करके निकालते हैं। यहां से अगर हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालें तो अगर इसका इक्विवेलेंट देखें तो कितना होगा, 25 होगा। सीरीज में तो डायरेक्ट एडिशन होता है, और ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो डायरेक्ट एडिशन होगा, तो 40 और 1 50, और फिर ये दोनों पैरेलल हैं तो इस टाइप से हमने एडिशन कर लिया। बोलो ठीक है या नहीं हुआ भैया। इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, 25। इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा,
तो इसका रेसिस्टेंस होगा 50 और दोनों पैरेलल हैं तो इस टाइप से कंबाइन कर गया तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50 एलसीएम तो 2+1 तो उल्टा कर दोगे तो सिंपली क्या आ जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50 और 2 1 कितना हो गया दैट इज 3 इतना क्या ओम इतना आपका आ गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आ गया रेसिस्टेंस आ गया। अगर आपको वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है I इंटू R। I करंट कितना है दैट इज 3 एम्पियर इंटू रेसिस्टेंस कितना है तो रेसिस्टेंस सिंपली आपको दिख रहा है दैट इज 50/3। ये हम लोग पूरे के पूरे वायर का निकाल रहे हैं कि कितना वोल्टेज होगा तो ये इससे कैंसिल हो गया तो ये हो गया कितना 50 वोल्ट। अब ये 50 वोल्ट हमारे पास जो देखने को मिल रहा है वो इस केस में और इस केस में हमारा क्या होगा सिंपली सेम होगा क्योंकि पैरेलल वाले में वोल्टेज हमारा क्या होता है सेम होता है। अगर हम लोगों को यहाँ पे बट हमें तो करंट निकालना है हमें क्या निकालना है करंट निकालना है और करंट सीरीज में क्या होता है सेम होता है। इन दोनों केस में देखें तो क्या है ये दोनों सीरीज में है तो करंट इन दोनों के केस में क्या होगा सेम हमें देखने को मिलेगा। बोलो देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा हाँ सर मिलेगा। तो इसका मतलब नेट रेसिस्टेंस इस केस में कितना लेंगे 50 है ना 50 ले लेंगे ना कि दोनों का रेसिस्टेंस ऐड हो गया तो हमें पता चल जाएगा I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V/R। V कितना है तो V है आपका 50 बाय टोटल रेसिस्टेंस कितना है दैट इज 50 तो कैंसिल होकर आ गया 1 एम्पियर यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है कि 1 एम्पियर करंट यहां फ्लो करेगा 1 एम्पियर करंट यहां फ्लो करेगा। ठीक है यानी जो 3 एम्पियर है ना उसमें 1 एम्पियर करंट इधर गया होगा और 2 एम्पियर करंट इधर गया होगा। ठीक है अगर आप चेक करना चाहो यहां तो आपको पता चल गया कितना होगा 1 एम्पियर। इस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हमें देखने को मिलेगा। अगर आप चेक करना चाहते हो कि यहां पे कितना होगा तो सिंपली रेसिस्टेंस को कितना कर दोगे 25 कर दोगे तो देखो कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया और 2 इसका और इससे पहले वाले का एक देखो 3 एम्पियर टोटल रेसिस्टेंस करंट था। ठीक है तो आई होप कि ये क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा आपका कि कैसे हमने बताया कि 1 एम्पियर जो होगा वो सिंपली इसका राइट आंसर होगा। ये 50/50 तो 1 एम्पियर यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फर्दर क्वेश्चंस चलिए आगे चलकर हम लोग उसको भी सॉल्व करते हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। असाइनिंग मेटल X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम द ब्लैक इन कलर। आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा है कि जो कॉपर ऑक्साइड होता है या यूं बोले तो जो क्यूप्रिक ऑक्साइड होता है वही हमें ब्लैक कलर में देखने को मिलता है। ठीक है नेम द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड एंड आइडेंटिफाई X। क्या है असाइनिंग मेटल X मेटल X है तो ऑप्शन देख लो क्या है ऑप्शन X में है कॉपर है हाँ बिल्कुल तो उस बेसिस पे आप बोल सकते हो A और C जो होगा वो आपका मतलब राइट होने वाला है उन्हीं दोनों में से। तो ए ऑप्शन में देखो क्यूप्रिक ऑक्साइड हाँ तो बिल्कुल यही हो गया हमारा। क्यूप्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या आता है दैट इज CuO है ना CuO। ठीक है जबकि यहां पर आप देखो तो कॉपर 3 ऑक्साइड है। कॉपर 3 ऑक्साइड का फॉर्मूला पता है क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा Cu2O3 जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर है। ठीक है तो कौन सा होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 11th पार्ट में आओ क्या है इन डायमंड सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं इन दिलसाद होम। ठीक है द एमसीबी कीप्स ऑन ट्रिपिंग अगेन एंड अगेन। अच्छा बार बार वो क्या आ रहा है नीचे आ जा रहा है। सिंस इट इज अ डोमेस्टिक सर्किट क्योंकि वो डोमेस्टिक सर्किट है व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ दिस फिनोमिनन है ना। तो इस फिनोमिनन का सिंपली आपको रीजन बताना है। पहला ओवरलोडिंग हाँ उसके कारण भी हो सकता है कि एमसीबी नीचे गिर जाए। शॉर्ट सर्किट हाँ उसके कारण भी नीचे हो सकता है। फॉल्टी डिजाइन हाँ उसके कारण भी नीचे हो सकता है। यानी कि इस बेसिस पे बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 12th में हो 12th में क्या है व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ठीक है जब व्हाइट लाइट जो है वो फॉलोइंग स्ट्रक्चर के थ्रू पास करेगा तो क्या होगा ए ऑप्शन में देखो डिस्पर्सन टेक्स प्लेस एट वन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट द सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पहले वाले में डिस्पर्सन होगा पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस में और दूसरे वाले में क्या होगा एंड रिफ्रैक्शन एट सेकेंड। हाँ पहले वाले में डिस्पर्सन दूसरे वाले में रिफ्रैक्शन। आप बिल्कुल यही तो होता है प्रिज्म में पहले रिफ्लेक्ट करता है सॉरी पहले डिस्पर्स करता है उसके बाद वो सिंपली क्या करता है रिफ्रैक्ट करता है नॉट रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्ट करता है। ठीक है तो इस बेसिस पे ऑप्शन ए तो ही हम कंसिडर कर सकते हैं बट बी में देख लो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट फाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस नहीं दोनों पे रिफ्रैक्शन तो नहीं होगा। फिर
सी में है डिस्पर्सन टेक्स प्लेस एट बोथ, नहीं दोनों में डिस्पर्सन भी नहीं होता, रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट बोथ, नहीं वो भी नहीं होगा। यानी इस बेसिस पे आप बोल सकते हो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पहले क्या होता है, पहले डिस्पर्सन होता है और फिर उसके बाद हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। आ जाओ 13th में, आ जाओ 13th में क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल नो डिस्पर्सन टेक्स प्ले व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू इट, है ना। वहां पे कोई भी आपको क्या देखने को मिलेगा, डिस्पर्सन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंपली ये कौन सा है, ये तो आपका रटा हुआ होना चाहिए, ये तो आपके मतलब जबान पे होना चाहिए, ठीक है एकदम, कि आपके सामने ये क्वेश्चन आया कि आप बता दो कि ये इसका आंसर जो होगा ग्लास स्लैब होगा। कौन सा होगा, ग्लास स्लैब होगा, ठीक है। यहां पर क्या होता है, कोई भी डिस्पर्सन आपको नहीं देखने को मिलता है, केवल और केवल क्या होता है, रिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो इस बेसिस पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 14th में आओ, 14th क्या है, रमन एंड सिया थॉट ऑफ प्लानिंग अ गेम। रमन ब्लाइंड फोल्डेड सिया एंड asked her to perform a lab test to detect the presence of an acid in the given solution। अच्छा, सिंपली हमें क्या करना है, डिटेक्ट करना है एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्यूशन। विच एसिड बेस इंडिकेटर विल बी यूज्ड बाय सिया। तो कौन सा सिंपली इसमें से यूज करेगी एसिड बेस टेस्ट के लिए, क्योंकि वो ब्लाइंड फोल्डेड है, मतलब कलर चेंज के बेसिस पे तो वो नहीं बता सकती है, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली क्या है, उसके लिए ऑल फैक्टर इंडिकेटर का यूज करना होगा ताकि स्मेल चेंज हो ना तो वो सिंपली बता सके। तो हमारे पास है वेलिना इसेंस, हाँ बिल्कुल यही हो गया हमारा आंसर। बी पार्ट में फिनोफ्ली, नहीं वो पिंक में चेंज करता है, कलरलेस होता है, तो वो तो कलर के बेसिस पे, लिटमस भी ब्लू रेड तो छोड़ दो। यूनिवर्सल इंडिकेटर नहीं, जैसे टर्मरिक हो गया आपका, तो वो भी कलर चेंज के बेसिस पे बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसी का सिंपली क्या होगा, स्मेल चेंज होगा और वो बता सकती है कि हाँ बिल्कुल ये एसिड है या बेस है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। 15th में आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का कौन सा एडवांटेज है, ठीक है। चलो ऑप्शन ए देखो क्या है, द हीटिंग अप्लायंस यूटिलाइज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जो हीटिंग अप्लायंस है वो यूटिलाइज करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल ही सही बात है। बी ऑप्शन में देखो क्या है, द हीटिंग इफेक्ट यूटिलाइज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्या करना है, उसको अचार थोड़ी डालना है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का यूटिलाइज करेगा, नहीं होगा। सी में देखो क्या है, द सोलेनॉइड यूजेज द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। नहीं, वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स आप घुमाते रहे तो उस पर वो सिंपली डिपेंड करता है। यानी कि कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। डी में तो ऑल ऑफ दिस दिया हुआ नहीं होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 16 में आओ, ऑब्जर्व द फिगर सोन। अच्छा ठीक है, एक लेजर सिंपली है और दूसरे में क्या है, सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट है, ठीक है। तो बी पार्ट में आपको दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कंप्लीट फिगर ऑफ ऑप्शन ए एंड बी, ठीक है। व्हाइट लाइट, लेजर का व्हाइट लाइट नहीं हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सनलाइट का व्हाइट लाइट होता है और वो डिस्पर्स हो जाता है, बिल्कुल केवल और केवल सेकंड देखने को मिलेगा। लेजर के पास ये टेंडेंसी हमें देखने को ही नहीं मिलेगा। सबसे पहला कि लेजर अगर पास करेगा तो पहले डिस्पर्सन करेगा और फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन करेगा, हो ही नहीं सकता। तो यानी कि कौन सा बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड, केवल ऑप्शन सेकेंड, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपने 16 तक के क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट कर डाले हैं, ठीक है। अब हमारे पास है असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, जो 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो एक एक करके उसका भी सॉल्यूशन देना स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास 17th में क्या है, असर्शन में दिया है, अ प्रिज्म हेल्ड इन द एयर विल शो दैट 2 एंगल्स ऑफ इंसिडेंट हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन, ठीक है, असाइड फ्रॉम द मिनिमम डेविएशन। एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, अ प्रिज्म हेल्ड इन एयर विल शो दैट 2 एंगल ऑफ इंसिडेंट्स। हाँ, 2 एंगल ऑफ इंसिडेंट्स तो हमें देखने को मिलता है प्रिज्म में, देखते हो ना। एक आपका सिंपली जब इंसिडेंट कराते हो व्हाइट लाइट, ठीक है, तो उस केस में हमें देखने को मिलता है, और एक आपको देखने को मिलता है जो कौन सा होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंट, वहां के पास आपको देखने को मिलता है। तो 2 तो आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। इन द प्रिज्म सस्पेंडेड इन एयर अ रे स्ट्राइक, ठीक है, द सेकेंड सरफेस एंड एग्जिट थ्रू द फर्स्ट। कुछ भी फर्स्ट से एग्जिट नहीं करता भाई, प्रिज्म से टकराता है तो वो बाहर निकल जाता। अभी तो हमने ऊपर व्हाइट लाइट को देखा था, वो प्रिज्म से ही तो टकराया था। तो अलग केस में तो फिर हमें क्या मिला था, 7 कलर का बैंड मिला था जो कि विबज्योर होता। अगर वो फर्स्ट ही से निकल जाता तो फिर हमें देखने को कहाँ मिलता। इस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि असर्शन तो सही है बट रीजन हमारा टोटली गलत है। यानी कि कौन सा,
assertion सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी assertion इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आ जाओ 18th में आ जाओ, क्या है? पंजेंट स्मेलिंग गैस इज इवॉल्व व्हेन सल्फर बर्न इन एयर। ठीक है, क्या दिया है कि पंजेंट स्मेलिंग गैस इज इवॉल्व व्हेन सल्फर बर्न इन एयर। अच्छा हाँ, सल्फर जब बर्न करता है तो क्या वो पंजेंट स्मेलिंग गैस के फॉर्म में इवॉल्व होता है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये कौन सा चैप्टर से बिलोंग कर रहा है? चैप्टर नंबर 1 से, जो कि आप इवोल्यूशन ऑफ गैस जो देखा है उसी में हमने क्या देखा? चेंज ऑफ स्मेल, उसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं। फिर देखो, फिर में हमें क्या दिया हुआ है? दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। क्या सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन तब होगा जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा? नहीं भाई, नहीं होने वाला है। जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है ना तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो रीजन अगेन गलत हुआ, एसर्शन सही हो गया। फिर से हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 19th में आओ, देखो क्या है? एसर्शन में दिया है टाइगर हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर एज डियर हैव द लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि टाइगर जो है वो कौन सा है? कार्निवोरस है, तो उसको क्या होना चाहिए कि उसको उसका जो शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जबकि डियर का, क्योंकि वो हर्बीवोरस है तो उसको बहुत सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए उसका क्या होता है? लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, अच्छी बात है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द फूड द एनिमल ईट। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है ना, बिल्कुल कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो लेंथ है ना वो डिपेंड करेगा किस टाइप्स का। एक कार्निवोरस है तो उसका शॉर्टर होगा, और जो हर्बीवोरस है उसका बड़ा होगा। यानी कि एसर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 20th में 20 में देखो क्या है? 20 में एसर्शन में दिया है कि व्हेन अ वाइट लाइट बीम पासेस थ्रू अ होलो प्रिज्म इट इमिट्स अ स्पेक्ट्रम। कुछ भी, व्हाइट लाइट जो है अगर एक होलो प्रिज्म के थ्रू पास करेगा तो स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करेगा। नहीं भाई, अगर वो होलो हुआ तो कहाँ से करेगा? फिर कहाँ से वो डिस्पर्सन करेगा? कहाँ से वो रिफ्रैक्शन करेगा? नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। और जैसे ही एसर्शन आपका गलत हो जाता है ना, आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एसर्शन रॉन्ग और रीजन हमारा ट्रू है, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास बच ही नहीं जाता। तो रीजन पढ़ लो, सही होगा। द स्पीड ऑफ लाइट इनसाइड द ग्लास प्रिज्म डिफर फ्रॉम द स्पीड ऑफ लाइट आउटसाइड। हाँ बिल्कुल डिफर होता है। ठीक है, तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड आई होप कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको एकदम तबाही तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। अब इसके सेक्शन बी को और सी को सॉल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। वहां पर मैथ्स के भी सैंपल पेपर मिलेंगे, वहां पे सोशल साइंस के भी सैंपल पेपर मिल जाएंगे। एकदम तबाही मचा देना है सारे के सारे एग्जामिनेशन में।